पेज नंबर 56 पर हम लोग चल रहे थे और लास्ट हमने ये कवर किया था कंडरा, जाल, कूर्च, रज्जु, सेवनी, सीमन, संघात, है ना। ये सारी चीज़ें जो रज्जु है वो गयदास के अनुसार कितने लिखवाए थे मैंने, और रज्जु होता क्या है, क्या करता है, क्या लिखवाया था, श्रुति बताओ। मैम गयादास के अकॉर्डिंग 8 आपने बताया था। और पेशी निबंधनार्थ लिखवाया था यस ना। और यस मैम पितृवंश में। याद रखना है इसको, ठीक है। और मैंने बोला था बुक से भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। अब मुझे सुप्रिया क्लास में नहीं होंगी शायद, अनामिका होगी। बताओ सर्वशल्य निर्हरण उपाय कैसे, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अनामिका, अनामिका यस मैम। बताओ, सुनाई नहीं दे रहा था क्या 2-3 बार में। यस मैम। यस मैम आ रही है आवाज, सोच रहे थे। हाँ बताओ। शल्य को कैसे मैम नहीं आते। निकालेंगे। यस मैम आवाज कट रही है थोड़ा। शल्य को कैसे निकालेंगे, शल्य निर्हरण उपाय, शल्य को कैसे शस्त्र निकाल। से। विधि क्या है, अनुलोम प्रतिलोम पढ़ा था ना हमने, भूल गई। अर्वाचीन पराचीन। यस मैम। सुश्रुत सूत्र या 27 चैप्टर में आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो यस कर्ण मैम। संधान विधि कितनी होती है, 15 होती हैं। 10 जो है साध्य हैं, 5 असाध्य हैं, ठीक है। कर्णपाली के उपद्रव संख्यावाचक शब्द ध्यान रखना है, 5 है। और पाली के रोग कितने हैं, वो 5 हैं, ठीक है। कर्णपाली के रोग अब कौन कौन से होते हैं वो, और उनकी साध्य साध्यता भी कई बार पूछ ली जाती है। तो परिपोट ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, जब मैंने कर्ण संधान की विधि आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई थी ना, उसी टाइम पे ये मैंने विद ट्रिक पढ़ाया था। आप लोगों को याद होगा, जहाँ भी लिखा हुआ है ना कर्ण संधान की विधि, साध्य साध्य, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है साध्य वाली, पर फिर भी मैंने साध्य वाली सारी पढ़ाई थी ट्रिक से, तो उसको आप देख कर आना। और उधर ही मैंने ये 5 चीज़ें जो रोग है ना कर्णपाली के, मैंने उधर पढ़ाए थे कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो लोट पोट हो गए हंसी के मारे, है ना, बिना बात के हम नहीं हंस सकते, है ना, गति होती है हंसने में। ऐसे करके काफ़ी सारी ट्रिक्स बताई थी। परिलेही रक्त, कृमि और कफ। लेह, लेह में 3 चीज़ें आती हैं। उन्मंथ वात और कफ। उत्पात, पात मचा है कहीं तो खून खराबा होगा, ठीक है, रक्त और पित्त आता है। दुखवर्धन त्रिदोषज है, दुखवर्धन त्रिदोषज। असाध्य कर्ण संधान विधियाँ, संक्षिप्त हीन कर्ण, यश यष्टिकरण, वल्लीकरण, काकोष्ठ, नॉट इम्पॉर्टेंट। ये जो 10 चीज़ें हैं ना, उधर ही मैंने डिटेल में लिखवाई थी और पढ़ाई थी, तो इसको उधर से ही पढ़ना है, ठीक है। अभी मध्य की प्रशस्त मात्रा कौन सी है, 2 4 8, 2 4 8, प्रातः, मध्याह्न और रात्रि। मध्य की प्रशस्त मात्रा, कितनी दारू पी सकते हैं, कितने में नुकसान नहीं होगा ना। पहले की जो दारू होती थी वो अलग होती थी, है ना, उनका जो कंटेंट था, बनाने की प्रक्रिया थी, वो नुकसान नहीं करती थी, है ना। तो ऐसे इनकरेज नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है आजकल, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। बाकी पहले आते थे क्योंकि पहले का टाइम अलग था ना। आजकल काफ़ी, जब जैसे 2016 से AIA PGT आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। पहले PMT होता था तो उसमें पूछते थे, मतलब PMT नहीं,
अलग अलग कॉलेजेस की एग्ज़ाम होती थी। 2016 से पहले जामनगर अलग करवाता था, BHU अलग करवाता था, एक नहीं होती थी, है ना। तो उस टाइम पे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मूल सिराएं वात, पित्त, कफ, रक्त, इन सब की कितनी होती है? 10 ही। मुझे लगता है मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ एक बार, है ना। तो पूरी जो दोष के अनुसार है वो 10 10 10 होती हैं। ठीक है, और वाग्भट और काश्यप अनुसार 10 हैं, बाकी सुश्रुत अनुसार 40 हैं। 700 हम कैसे करते हैं? शाखा में याद है क्या किसी को? कैसे याद किया था? कोष्ठ में 136, ग्रीवा के ऊपर 164। याद है किसी को? किसी को याद नहीं है? सिराएं पढ़ी थी, वेद्य सिरा, अवेद्य सिरा, टेबल करके पढ़ा था ना हमने। तो कैसे याद करते हैं इसको? इधर शायद डिटेल में हो बट यहाँ लिखा हुआ नहीं है। शाखा, कोष्ठ और ऊर्ध्वजत्रु, ऐसे करके हम इसे याद करते थे, है ना। तो शाखा में 400 हैं, कोष्ठ में कैसे याद करते हैं इसको? 30, जैसे 36 का आंकड़ा बोलते हैं ना कि यार रोटी से, पेट से 36 का आंकड़ा है, कम ही नहीं होता है ना। इतना हम कम खाते हैं, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, पर फिर भी पेट कम नहीं हो रहा है। तो 36 का आंकड़ा है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और 2 याद हो गए, तो ये तो पता है हमें 700 है, तो 700 में इन 2 को माइनस कर दो तो ग्रीवा के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कुल जो सिराएं हैं वो 700 हो जाती हैं। अब इसमें वेद्य और अवेद्य सिराएं भी होती हैं, तो हम कैसे याद करते हैं? हम वेद्य को छोड़ देते हैं, अवेद्य को याद कर लेते हैं। तो अवेद्य जो सिराएं हैं शाखा में वो कितनी होती हैं? 16। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे, लिखा भी होगा ऊपर। और 16 के बाद 16 का डबल कितना होता है? 32 होती है कोष्ठ में, ठीक है। तो ये डबल, और इसमें कितनी होती है? 32 का डबल कितना होता है? 48 होता है ना, बट हम लोग 50 लेंगे। चल यार, देखो 2 और दे दिए, चल ऐश कर, है ना, मजे कर। 48 नहीं, 2 एक्स्ट्रा ले, तू ग्रीवा के ऊपर है ना, इतना मुश्किल काम कर रहा है ना। जो भी रूट्स होती हैं वो नीचे होती हैं, पर हमारी जो रूट्स हैं वो ऊपर हैं, तो इसलिए 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से 16, 32 और 50 ये याद रहेगा। ठीक है, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है तो शारीर साथ में देख सकते हैं। ओके, अब गुदा, गुदा कहाँ आता है? सुश्रुत निदान दूसरे चैप्टर में हम पढ़ते हैं ये। ठीक है, तो प्रमाण पूछा जाता है, वल्लियाँ पूछी जाती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रवाहिणी, विसर्जनी और समवर्णी। प्रवेश करके हम इसे याद करते हैं, प्रवेश। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में भी है ये, तो उधर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद होंगी। देख लेते हैं हम लोग। अर्ध पंचांगुल, इसका अर्ध पंचांगुल गुद माहु, ऐसा आता है श्लोक। स्थूल आंत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल गुदम आहु, तो 4.5 अंगुल। अर्ध पंचांगुल मतलब 4.5, ना कि 5.5। ठीक है, स अर्ध पंचांगुल 5.5 होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमेशा ही बताती हूँ ये मैं चीज़, याद रखना है। तीनों गुदवलियाँ मिलकर कुल लंबाई कितनी होती है? 4 अंगुल होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, परिमाण 4 अंगुल है, 4.5 नहीं है। वो गुदा है, ये बलियाँ की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन स्क्रीन नहीं दिख रही। मेरी स्क्रीन किस किस को दिख रही है? रिया को दिख रही है? आ गया ना, थोड़ा वो नेटवर्क रहता है इसलिए बता देना।
ठीक है। तो प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवरणनी। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सी होगी? प्रवाहिनी होगी। ठीक है। प्रथम गुदवल्ली कौन सी है? प्रवाहिनी है। ठीक है। और 1.5 अंगुल के अंतर, ये डिफरेंसेस बताए गए ना, इन बिटवीन गैप। और रोमांत से गुदओष्ठ कितना है? 1.5 है। रोम आंत, जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स खत्म हो रहे हैं, रोम आंत से गुदओष्ठ 1.5 अंगुल, वो भी दूरी होती है। ठीक है। और एक एक वली के बीच में भी 1.5 अंगुल की दूरी होती है। फिर गुद ओष्ठ से प्रथम वल्ली 1 अंगुल की दूरी पर होती है। एनल वर्ज होता है ना। और वेजाइनल वर्ज को हम क्या बोलते हैं? याद है किसी को? वेजाइना, जहाँ बेबी बाहर आता है, ब्लीडिंग जहाँ से होती है, उस एंट्री को, या फिर उस स्रोतस को क्या बोलते हैं? नाड़ी को क्या बोलेंगे? इसको एनल वर्स बोलते हैं, इसको इंट्रॉइटस बोलते हैं। ठीक है। तो कभी हम किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड टर्म्स में बात करेंगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ठीक है। चलो, यहीं पे हम लोग एपी लगाते हैं ना, एंट्रॉइटिस से लेके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। गुदोष्ठ से प्रथम वली 1 अंगुल है ना। 1 वर्ष पुराना गलगंड श्लीपद श्वित्र आवरण जो रहेगा वो असाध्य होगा। 1 वर्ष हो गया तो फिर वो असाध्य हो जाता है। ठीक है। बाकी ये वाला मैं थोड़ा और बता देती हूँ, इसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है इन्होंने। ये तो समझ आ गया सबको कि 1.5 अंगुल दूरी पर ये रहते हैं। और जो प्रवाहिनी रहती है वो सहज या प्रत्याख्य अर्श कहलाते हैं। प्रत्याख्य मतलब क्या होता है सुप्रिया? हेलो। हाँ हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? पर मतलब स्क्रीन नहीं दिख रहा, तो मुझे नहीं पता। अच्छा, प्रवाहिनी का मतलब क्या, सॉरी, प्रत्याख्य का मतलब क्या होता है? तो क्या यार नहीं पता। असाध्य, असाध्य। ठीक है। सहज मतलब कॉइंसनाइटल। अब किसी बच्चे को पैदा होते से ही अर्श नहीं हुए, पैदा होते से ही उसे डायबिटीज हो गया या कोई ऐसी गंभीर ऑटो इम्यून डिजीज होगी तो वो प्रत्याख्य कहलाएगी। ठीक है। मतलब असाध्य कहलाएगी। अब हम ऐसे कैसे याद कर सकते हैं? देखो, ये सबसे अंदर की वल्ली है। प्रवाहिनी मैंने बताया था ना, सबसे डीपेस्ट है, अंदर की है। तो वो हमें दिखेंगे क्या? नहीं दिखेंगी ना। तो इसलिए ये असाध्य है। ये लॉजिकली तुम लोग ऐसे याद कर सकते हो। जो अंदर होगी वो नहीं दिख पाएगी, इसलिए वो ठीक नहीं हो पाएगी। ठीक है। जो बाहर की है वो साध्य होगी और जो बीच की है वो कृत साध्य होगी। सिंपल है। आ गया समझ? ऑल डन? ठीक है। अच्छा, अभी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, है ना। एक मुझे इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है। जब तक क्या याद करेंगे? सेवनी, संघात, सीमंत, कंडरा, जाल, कूर्च, रज्जू, इन सब की संख्या याद करनी है और कौन कौन से होते हैं। जैसे गुल्फ में संघात 2 है, जानू में 2 हैं, वंक्षण में 2 हैं। तो ये 5 मिनट में फटाफट से आप लोग याद करिए। और वेद्य, अवेद्य सिराएं मैंने बताई ना, वो भी याद करना है। ठीक है। अवेद्य सिराएं मैंने लिखवाई नहीं थी ना, फटाफट से लिख लो। 384 शाखा में वेद्य सिराएं लिखवा रही हूँ। 384 शाखा में, कोष्ठ में 104 और ऊर्ध्व जत्रु में 114। टोटल 602 हो जाती हैं वेद्य सिराएं। और अवेद्य सिरा 16, 32 और 50, टोटल 98। ठीक है। 1 वर्ष पुराना गलगंड श्लीपद श्वित्र ध्यान रखना है। ठीक है। गलगंड, श्लीपद और श्वित्र कैसा रहेगा? असाध्य रहेगा।
ठीक है। संवत्सरा तीते मतलब 1 वर्ष। ठीक है, इसमें भिन्न स्वर और रोचक एडिशनल लक्षण आ जाते हैं। ध्यान नहीं भी रहा तो भी चलेगा, पर भिन्न स्वर थोड़ा ध्यान रखना। 1 साल पुराना अर्श कैसा होता है? असाध्य होना चाहिए, कृच्छ साध्य होता है, याद रखना है। अर्श कृच्छ साध्य होता है। 1 साल पुराना वातरक्त क्षत क्षीण और दूषी विष याप्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वातरक्त को क्या बोलते हैं? मॉडर्न से कैसे कोरिलेट करते हैं? गाउट। ठीक है, तो वो याप्य हो रहा है। ठीक है, ऐसे हम 1 साल जैसे ही सोचते हैं ना, तुरंत असाध्य टिक कर देते हैं, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं। 3 साल पुराना अर्दित, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। 3 साल पुराना अर्दित असाध्य होता है। 13 वर्ष पुराना उन्माद असाध्य होता है। इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फिर रोहिणी की मारकता देखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। रोहिणी की मारकता तो खरनाथ के अनुसार और गयदास के अनुसार, हम 2 आचार्यों अनुसार देखते हैं। दोनों ही थोड़ा ध्यान में रखना है हमें। कैसे याद करवाती हूँ मैं इसको? खरनाथ के अनुसार सबसे पहले मैं बता रही हूँ, VPKR लिखो। VPKR लिखो। 74 ऑब्लिक 30। ये VPKR मतलब वातज वाला 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, पित्तज वाला 5 दिन में मृत्यु हो जाएगी। खरनाथ के अनुसार बता रही हूँ मैं, ये गलत है। और कफज में 3 दिन में मृत्यु हो जाएगी। और त्रिदोषज या एक्चुअली खरनाथ ने रक्तज माना है और गयदास ने त्रिदोषज माना है। ये गयदास के अकॉर्डिंग इन्होंने लिखा है, ये खरनाथ के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। तुरंत मृत्यु हो जाएगी इसलिए 0 लिखा हुआ है। ओके, VPKR। अब गयदास के अकॉर्डिंग लिखेंगे अगेन VPKT। उसमें हम लिखते हैं 75 और 30। ठीक है, ये जो है ये गयदास के अकॉर्डिंग है, और ये जो मैंने मतलब बताया था वो खरनाथ के अकॉर्डिंग बताया था। खरनाथ के अकॉर्डिंग ये है, और ये जो इन्होंने लिखा है वो गयदास के अकॉर्डिंग है। ओके, किसी को 74 ईयर्स में मरना था, बट उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो 30 वर्ष में ही मर गया। ठीक है, याद रखना है, ऐसे कभी नहीं भूलेंगे, ऐसे भूल जाते हैं। ये सद्यः 3 दिन 4 दिन, अच्छा इन्होंने वो कर लिया। भोज और खरनाथ नहीं, 4 दिन, 4 किसका हो रहा है? हाँ, भोज और खरनाथ का सेम जा रहा है। ठीक है, भोज और खरनाथ। चलो, समझ आ गया ना सभी को? भोज और खरनाथ का सेम है। ओके, अधिमंथ की मारकता देखेंगे, कैसे याद करते हैं? लिख लो इसको, VPKR 60 75 60 75। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है ये, और वाग्भट के अकॉर्डिंग 50 73। ठीक है, VPKR सेम VPKR। ठीक है, नंबर से याद करना है
आराम से हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। सुश्रुत ने वातज में 6 दिन में, पित्तज में तत्काल, कफज में 7 दिन में और रक्तज में 5 दिन में मृत्यु हो रही है। इम्पॉर्टेंट है। अधिमंथ मतलब क्या होता है? बताओ श्रुति, व्हाट इज अधिमंथ? सर्वगत रोग। सर्व क्या? नेत्रगत रोग। अच्छा, ये तो पता है, ये तो सबको पता है भाई, नेत्रगत रोग है। कैसे मॉडर्न में क्या बोलते हैं अधिमंथ को? मैम अभी नहीं पढ़ा। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, अधिमंथ और अभिष्यंद, ये तो ऐसे रट लो ना कि कोई रात में 3 बजे भी उठा के बोले तो इनके भेद, लक्षण, चिकित्सा हो ना हो कोई बात नहीं, पर ये तो बिल्कुल ऑन टिप होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बता रही हूँ, आना ही आना है। मॉडर्न भी आना है, मॉडर्न ना पूछें तो भी मॉडर्न का लिखना है। अधिमंथ और अभिष्यंद, इतने भेद हैं इसके, इतना इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल से भी इसको स्किप नहीं करना है ना। चलो पढ़ते हैं हम। मध्य की प्रशस्त मात्रा 2, 4, 8, 2 पैक, 4 पैक, 8 पैक। पढ़ा नहीं था ये? हमने पढ़ा था ना। व्रण गंध में दोष भेद। व्रण गंध में दोष भेद। प्राकृत गंध हम लोग पढ़ते हैं। प्राकृत गंध वातज में कौन सी गंध है? कटु गंध। तो कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, अम्ल, लवण, और मधुर अम्ल लवण वात को कोप करते हैं और कटु, तिक्त, कषाय वात का शमन करते हैं। है कि नहीं? कटु जो है वात का शमन करता है, ठीक है। तो ये वात से रिलेटेड है कटु, ठीक है। कटु मतलब तीखा। मिर्ची खा लो आप लोग, ऐसी हवा निकल जाती है पूरी, है ना, नाक से, कान से और आँखों से पूरी हवा टाइट हो जाती है कि नहीं? तो ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। पित्तज में क्या याद करना है? तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण, उष्ण, पित्त के ही गुण होते हैं, है ना। फिर कफ, कफ में विस्र, विस्र बोले तो आम गंध, ठीक है। तो कफ में कौन सा महाभूत होता है? सभी को पता है, जल होता है और पृथ्वी होता है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि भूल पाएंगे कभी भी, ये तो याद ही रहता है, ठीक है। पृथ्वी, विस्र। फिर रक्तज में आए, रक्त सभी को पता है, लौह, ठीक है, कोई नहीं भूल सकता ये। आयरन, हीमोग्लोबिन में Fe होता है, आयरन होता है, सभी को पता है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लौह होता है, रक्त, ब्लड, ठीक है। फिर हम द्वंद्वज पर आते हैं। वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, वात पित्त, वात कफ और पित्त कफ। बस थोड़ा ऐसे याद रखना कि जैसे भी याद करें, और जब भी हम भेद पढ़ें तो सेम दोष के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। ऐसे पढ़ रहे हैं तो LAT से याद कर सकते हैं, लात, किसी ने लात मारी, या लेट से भी कर सकते हो, लात, लात, ठीक है। तो लाज, अतसी और तिल सदृश। मिश्रित, सन्निपातज में क्या है? मिश्रित गंध है, ठीक है। सभी को समझ आ गया, याद हो गया सभी को? जल्दी से करें। Everyone got it? चलो मर्म, मर्म देख लेते हैं। हाँ जी, प्रिया और अनामिका का ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। हाँ देखा मैंने। मर्म, पंचविध मर्म,
अष्टांग हृदय ने षड्विध मर्म बताए हैं। सद्यः, कालांतर, वैकल्यकर, विशल्यग्न और रुजाकर। ये टेबल मैं आप लोगों को 5-6 बार बता चुकी हूँ ना, जो शुद्ध पढ़े थे उनको तो बहुत ही अच्छे से रटी हुई है टेबल, है ना। तो सद्यः प्राण हर मर्म, आग्नेय और 19, 33, 3, 44, 8, 19, 33 ये आता है इधर 3, 44, 8 ऐसे बार बार बोलना है। 19, 33, 3, 44, 8 मैंने तो ऐसे याद किया था इसको, और इनके मतलब तो समझ आते ही है ना। सद्यः मतलब क्या है? तुरंत। तुरंत है क्या? नहीं, तुरंत नहीं है। 7 दिन के अंदर मृत्यु होती है सद्या में, ठीक है। कालांतर में कब होती है? 2 सप्ताह से 1, मतलब लगभग हम 15 डेज इसको मानते हैं। वैकल्य, बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। वैकल्य कर में वैकल्य मतलब कहीं हाथ पैर टूट गया तो पड़े हुए हैं, शरीर में स्थायी विकलता, डिसेबिलिटी हो जाते हैं, तो ठंडे पड़े हुए हैं, सौम्य सौम्य महाभूत रहता है, ठीक है। कालांतर में क्या है? सौम्य और आग्नेय दोनों चीजें आती हैं। और सद्य में तुरंत अगर हमें लगी तो कैसे आग जैसा जलता है ना, हमारे दिल में भी चोट लगती है, तुरंत ब्रेकअप हो जाए तो दिल जो है आग जैसे खौलता है ना, फिर धीरे धीरे कोई और लड़की आती है, फिर धीरे धीरे भगवान पे मन लगता है तो ठंडा होने लगता है वो, ठीक है। जब तुरंत रिसेंट वाला सिस्टम होता है तो उसमें खून खौलता है, आग लगती है, गुस्सा आता है, रोना आता है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। वैकल्य कर में विकलता आ जाती है, ना भाग सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, ना काम कर सकते हैं ज़्यादा, तो ठंडे पड़े हैं। कालांतर में क्या है? अग्नि भी है, सोम भी है, दोनों चीज़ें हैं। फिर विशल्य, ज्वाइन नहीं होता है। हाँ, मुझे लगता है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है। मैं क्या कर सकती हूँ ना, मैं भेज दूंगी उन्हें वीडियो, और क्या कर सकते हैं। विशल्यग्न, वीडियो भेज दूंगी मैं उन्हें। विशल्यग्न देखेंगे, शल्य घुसा हुआ है, कुछ चीज घुसी हुई है ना, तो उसने अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, ठीक है। स्पेस जो है, कोई भी चीज एक्सटर्नल आई तो हमारा वायु भी डिस्टर्ब होगा, वो अपने हिसाब से वो जगह बनाएगा, ठीक है। तो वायु आता है इसमें विशल्यग्न, ठीक है। बाकी वी से भी याद रहता है, वी वायव्य, ऐसे मत बोलना। वैकल्य में भी तो वी आता है ना, ये फालतू की चीज़ें कोई नहीं पूछेगा। विशल्यग्न में वायु, वैकल्यता में तो पहले ही पता है ठंडे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे टेढ़े चलते हैं बच्चे कि हम तो इसमें भी वी कर सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना रहता है। पहले के जब मैं लेती थी ना क्लास में, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो कुछ वो होते ना, मज़े लेने वाले बच्चे ऐसे पूछते थे, मैं अच्छा हड़काती थी उनको, सीधा रिमूव करती थी। तो 3 मर्म होते हैं हमारे, ठीक है। विशल्य, शल्य अगर घुस गया 3 मर्मों में तो सीधे मृत्यु होती है। कहाँ पे? हृदय, बस्ती और नाभि, या सिर भी लेते हैं, अलग अलग आचार्यों ने लिया है, हृदय, बस्ती और सिर, ठीक है। तो अगर इनमें शल्य घुसा तो तुरंत मृत्यु होगी। बाकी इसका मतलब ये होता है कि जब तक शल्य शरीर में रहता है तब तक इंसान जीवित रहता है। ऐसा प्रैक्टिकली भी होता है, कई बार हृदय के आसपास या लंग में गोली घुस जाती है और उसको निकालें तो ज़्यादा रिस्क रहती है ना, तो उसको नहीं निकालते जब तक वो बहुत ज़्यादा पेन, एब्सेस या फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट नहीं हो रहा। बहुत ध्यान से सुने मेरी बात, तब तक हम उसको नहीं छेड़ते हैं। और जैसे ही हमने उधर से निकाला तो एक्सेसिव ब्लीडिंग और वुंड के कारण एब्सेस होता है और फिर मृत्यु हो जाती है, गैंग्रीन होने के कारण फिर मृत्यु हो जाती है उस एरिया में। तो इसलिए जो भी धातु की अगर
कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे अंदर गया है तो हमारी जो बॉडी की ऊष्मा है ना, पित्त है, वो अपने आप धीरे 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 मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। ये एक स्टडी भी आई हुई थी कि किसी के गोली लगी थी और लगभग 10-15 साल बाद फिर से यूएसजी एक्सरे वगैरह कराया तो वो वहाँ थी नहीं, तो डिसॉल्व हो जाती है वो। ठीक है, तो लास्ट आता है रुजाकर। तो बिना वायु के रुजा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, रुजाकर। तो इसमें वायु तो आता है भाई। ठीक है, और इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अष्टांग आयुर्वेद है ना, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दष्टा जरा विश्रांत, तो ऐसे अष्टांग आयुर्वेद है, उसमें ही हमें रुजा होती है, पेन होता है ना, किसी को दर्द हुआ तो वो आएगा किसी ना किसी डॉक्टर के पास, काय में आएगा या बाल में आएगा, शालाक्य में आएगा, रुजा तो होगी तभी तो आएगा, वरना क्यों आएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और रुजा मतलब क्या है? तीव्र वेदना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इतना तो कम से कम आ गया होगा समझ अच्छे से। बाकी करते हैं, इसको भी करते हैं। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। कर लें इसे भी। एवरीवन एग्री? किसी को दिक्कत है तो माइक ऑन करके बोल सकते हैं। कर लेते हैं इसे। देखो, सुश्रुत के अनुसार हम 5 भेद पढ़ रहे हैं। मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि। बहुत ही इजी है, ध्यान से समझना है, याद करना है। ये जो है कौन से भेद से हैं? परिणाम भेद से हैं ये, मर्म के भेद। ठीक है, रचना भेद से हैं ये वाले भेद। 107 ही होते हैं। ठीक है, भूलना नहीं है किसी को भी। एक ये जो विकृत गंध वाला था ना, एक लाइन लिखेंगे इसमें जल्दी से। लिखें, सुश्रुत अनुसार ही विकृत गंध। लिखें, मरणोन्मुख मनुष्य के व्रणों से या मरण उपरांत मनुष्य के व्रणों से मध्य अगुरु घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान दिव्य गंध आती है। लिख लिया? बस एक दो मध्य अगरू, घृत, चमेली, कमल, चंदन, चंपा के समान दिव्य गंध आती है। ये पढ़ा ना हमने। मरण उपरांत के बाद क्या बोला था? मरणोन्मुख मनुष्य के व्रणों से। मरण उपरांत मनुष्य के व्रणों से, ये बोला था। ये कौन सी गंध है? ये प्राकृत गंधे हैं। विकृत इन्होंने लिखा ही नहीं है। ये जो मैंने लिखवाया है ना, ये विकृत हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? मांस मर्म देखते हैं। तो मांस मर्म, कोई बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल कंसंट्रेट। कोई आपको दोबारा इतना अच्छे से आपके पास टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ना इतना समय रहेगा और ना कोई इतना डिटेल में पढ़ाएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनना है, पूरा तन मन धन लगा के। मांस मर्म क्या है? कोई अगर रेस्टोरेंट में गया और वो नॉनवेज खाता है तो वो कौन सी चीज़ें ऑर्डर करेगा? एक से एक मांस ऑर्डर करेगा, एक से एक डिशेस ऑर्डर करेगा। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर किसी ने अंडा खाया तो फिर वो चिकन भी ऑर्डर करेगा, मटन भी ऑर्डर करेगा, है ना।
क्रेविंग और बढ़ती जाती है, तो एक से एक ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर सिरा पर आए तो 41 तो कैसे याद कर सकते हैं कि चारों तरफ से हमें सिराओं ने घेर रखा है, चारों तरफ से, ठीक है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सुश्रुत हैं वो 3 दोष मानते हैं और जो रक्त है ना उसको भी मानते हैं, तो रक्त जो है वो सिरा में ही तो रहता है, कहाँ रहेगा रक्त, है ना। सिरा का वेद करते हैं ना, सिरा वेद, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि टोटल हम 4 हैं, एक एक्स्ट्रा रक्त को मानते हैं, या फिर चारों तरफ से हमें सिराओं ने घेर रखा है ना। जहाँ भी छेद हो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। और जो मूल स्थान है वो क्या है, हृदय है, तो एक इसका मूल स्थान है और चारों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। एक जगह आके मिलते हैं, नाभि मान सकते हो, हृदय मान सकते हो, या शरीर को, हमारा जो एक शरीर है उसको चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे याद करना हो वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अस्थि मर्म। अस्थि, ए फॉर अस्थि, ए फॉर 8, ठीक है। फिर आता है स्नायु मर्म। तो स्नायु, स्नेह की आयु क्या है, क्या है, 2 साथ मेरा, 2 साथ मेरा, तभी तो स्नेह कर पाएंगे, 2 साथ मेरा, ठीक है, 2 साथ। फिर संधि, संधि किसको बोलते हैं हम लोग, जब हम 2 चीज़ों को मिलाते हैं तो संधि कहलाता है ना। तो 2 चीज़ों को मिला रहे हैं, ठीक है, याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये। तो कुल जैसे 2 लोग मिले, ठीक है, तो 107 हो जाते हैं। बागभट्ट अनुसार कितने हैं, कैसे याद कराती हूँ मैं इसे, मांस मर्म आधा, इसको ध्यान रखना है, यहाँ लिख लेना है जैसे मैं लिख रही हूँ, ब्रैकेट में इसको -1 लिखना है, यहाँ पे -4 लिखना है, ठीक है, -4 और 23 में भी -4 हुआ, ठीक है। तो ये 4 4 8 गए, है कि नहीं, और 8 8 हो गए, 8 + 9, तो ये 9 हमारे इधर के चले गए, और 9 क्या बचे, धमनी, ध्यान रखना है, धमनी। 107 होते हैं इधर भी, ठीक है। धमनी में कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हैं। किसने वर्णन किया है धमनी मर्म का, वाग्भट ने किया है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा है, श्रुति याद है, यस मैम। लक्ष्मी याद है, यस मैम। चलो। अंग भेद से शाखा में कितने होते हैं, 44 होते हैं, पढ़ा था ना। अपर लिम में देखो, प्रत्येक हाथ में, प्रत्येक पैर में 11 होते हैं, ठीक है। तो 11 × 4 = 44, शाखाश्रित 44। फिर उदर और पीठ में हमने देखा था ना, उदर में अगर किसी को चाकू घोंपनी है तो कहाँ घोंपना चाहिए, हमें पेट, पीठ नहीं आगे करना चाहिए, हमें पेट आगे करना चाहिए कि लो भाई पेट में घोंप दो चाकू। क्यों, क्योंकि पेट में मर्म कम होते हैं, 4 मर्म ही होते हैं, ऐसे मैंने याद करवाए थे ना। ऐसे डायग्राम बनाना है, एक आदमी का डायग्राम बनाना है, और जैसे ये वक्ष स्थल हो गया, और ये नीचे उदर वाला पार्ट हो गया, तो इधर ऐसे 4 गोले बना लेना है, पेट में 4 गोले। तो ऐसे ना ये डायग्राम से याद रहता है कि पेट में 4 मर्म है। और छाती में कितने मर्म है, कौन बताएगा, छाती में कितने मर्म है, मैम 8 वेरी 4 हाँ नहीं 8 से 8। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लाइन बना लो छाती में, ठीक है। तो याद रहेगा, छाती में 8 मर्म है, पेट में 4 मर्म है। कुल कितने हो गए आगे की तरफ, बताओ रिया, कितने हो गए टोटल, 8 + 4 12। हाँ, आगे की तरफ 12 मर्म होते हैं। अब पीछे आए पीठ की तरफ, तो पीठ मत दिखाओ चाहे जो हो जाए,
आगे की तरफ कोई चाकू घोंप दे तो अच्छा है, पीठ किसी को नहीं दिखाना है, आगे की तरफ सामना करना है। पीठ में कितने मर्म है? 14 मर्म है। आगे 12 मर्म है, पीठ में 14 मर्म है। ठीक है, कोष्ठ आश्रित कितने मर्म हो गए? 26 मर्म हो गए। कभी नहीं भूलना है, जैसे मैं याद करा रही हूँ वैसे ही याद करना है ना। एक और ऐसे डायग्राम बना सकते हो और उसमें ऐसे लाइन बना लेना, ऐसे 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 पीठ में, ठीक है, भूलोगे नहीं। फिर ग्रीवा के ऊपर कितने हुए? 37 में भाई शादी हो रही है, कोई ग्रीवा में ऐसे 37 की उम्र में, आजकल तो वैसे भी लेट मैरिजेस होती हैं, विक्की, कौशल, कैटरीना, इन सब की 37 में ही हुई, दीपिका, ठीक है। तो इतने ग्रीवा के ऊपर माला चढ़ रहा है इतने साल में। बाकी मैं सही बताऊं तो सिर्फ ये दो याद कर लो, और ये तो पता ही है 107 है, तो इनको इससे माइनस कर दो तो ग्रीवा के ऊपर आ जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। वाग्भट अनुसार 9 धमनी मर्म होते हैं। समझ आया सभी को? हाँ कि ना? चलो फिर इतना ही करें आज।